My dear students and all my viewers, today the video what I am going to present before you is based on topography or toposets. This is one of the most important part of geography for ICSE class 10 board examination, and it has been a problem for the students to have a clear cut knowledge of topography or toposets. Whenever a student just appears in the exam, in the board exam or in any geography exam of class 10, first question is related to toposet, and this question carries 20 marks. So it is very important for the students to have a very thorough and clear knowledge of toposet. If he loses this 20 marks, it means he has to spoil the paper. That's why toposet is really very essential part of our geography syllabus. That's why at the request of many students, I am just making this video on toposet. However, this video, the toposet is a very long topic because so many topics are there which is to be described here. For example, here we have to describe about firstly scale, then directions, 4-figure grid, 6-figure grid. As I have written here, just you can see so many things are there. Firstly scale, then directions, 4-figure grid, 6-figure grid, डिस्टेंस फाइंड करना, एरिया फाइंड करना, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में जानकारी, सेटलमेंट्स के बारे में जानकारी, डिफरेंट कलर्स के बारे में जानकारी, इसके अलावा कॉन्टूर और कॉन्टूर्स इंटरवल के बारे में जानकारी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में जानकारी, इसके अलावा कुछ टर्म्स जैसे स्पॉट हाइट्स, ट्रेंगुलेटेड हाइट, बेंचमार्क क्या चीज़ है इसके बारे में जानकारी, ऑक्यूपेशन के बारे में जानकारी, फायर लाइन के बारे में जानकारी, बहुत सारे सिंबल्स हैं उसकी जानकारी। तो ये सब एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि ये सारी चीज़ को मैं क्लियर करूं, लेकिन इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में और भी जानकारी यहाँ पर देना चाहिए कि आखिर ये टोपोसेट क्या चीज़ है और ये टोपोसेट दूसरे मैप से अलग कैसे है। जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि टोपोसेट और दूसरे मैप में क्या डिफरेंस है, जब मैप देखते हैं कि वर्ल्ड का मैप है या इंडिया का मैप है या किसी कॉन्टिनेंट का मैप है, तो वो सिर्फ वहाँ के मेन चीज़ों को दिखाता है। वो मैप बहुत ही बड़ा एरिया को लेकर, जैसे वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप, एशिया का मैप, कोई स्टेट का मैप बहुत बड़ा होता है, लेकिन टोपोसेट एक स्मॉल एरिया को ही लेकर किया जाता है और उस स्मॉल एरिया में जितने भी छोटे छोटे चीज़ हैं वो सब उसमें इंक्लूड रहते हैं। जैसे उस छोटे से स्मॉल एरिया का ड्रेनेज पैटर्न क्या है, उस एरिया में टेम्पल कहाँ पर है, उस एरिया में कौन सा रोड है, किस तरह का रोड है, उस एरिया में कहाँ पर स्कूल है, कहाँ पर कोई ड्रेन है, कहाँ पर कोई पिलार है। तो हर चीज़ के बारे में रिलीफ फीचर्स, रिवर्स, लैंड यूज, वेजिटेशन, सेटलमेंट, रोड, इन सब चीज़ों के बारे में थोरो जानकारी उस पर्टिकुलर एरिया का जो मैप देता है उसे हम टोपोसेट कहते हैं। सो क्या डिफरेंस हो गया, मैप बड़ा एरिया में होता है, टोपोसेट एक छोटे एरिया को होता है। मैप में मैन्यूट डिटेल्स नहीं होता, टोपोसेट में स्मॉल से स्मॉल डिटेल्स भी उसमें दिया जाता है। टोपोसेट बनाने का मेन पर्पस क्या है, यानी हमारे लिए कैसे यूजफुल है। वैसे तो टोपोसेट का बहुत सारा यूज होता है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें 3-4 तरह का जो मेन यूज है वो यहाँ पर समझाएंगे। सबसे पहला है कि जब कोई गवर्नमेंट किसी टाउन के बारे में प्लानिंग करती है, टाउन प्लानिंग या अर्बन डेवलपमेंट पर बात करती है, तो उसके लिए उस एरिया का उसको टोपोसेट चाहिए। वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, रिवर कहाँ पर है, उसमें ड्रेन कहाँ पर है, कौन सा रोड है, कौन सा बिल्डिंग उसको डिस्टर्ब करा है, उस एरिया का डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के प्लानिंग में ये मदद करती है। दूसरा चीज़ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आर्मी और डिफेंस के लिए बहुत यूजफुल होता है। जैसे
कोई आर्मी अपने दुश्मनों को मारने के लिए कौन सा जगह चूज करता है, दुश्मन से बचने के लिए कौन सा जगह चूज करता है, तो वो भी उसको टोपोग्राफिकल सीट में ईजिली उससे मिल जाता है कौन सा, क्योंकि वहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल्स है कि प्लेटूज कहाँ पर है, माउंटेन्स कहाँ पर है, रिवर कहाँ पर है, तो ये चीज़ उसको काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये टूरिज़्म को भी बढ़ावा देता है। बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट आते हैं जो टोपोशीट लेके आते हैं और उसमें देखकर वो उसको फॉलो करते हुए उसको अपने जगह पर से आगे बढ़ते हैं कि उनको कहाँ पर कौन सा टेंपल मिलेगा, कहाँ पर कौन सा उनको चर्च मिलेगा, कहाँ पर मॉस्क मिलेगा, कहाँ पर कौन सा रिवर है, ये सारा चीज़ का जानकारी उन्हें उससे मिलता रहता है टोपोशीट से। इसलिए ये टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ के लिए और टूरिस्ट के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट को कभी किसी एरिया का टोपोशीट अगर दरकार पड़ता है, कहीं फ्लड आता है तो फ्लड कंट्रोल करने का बात आया, या कहीं पर जंगल को का यानी रिफॉरेस्टेशन की बात आ गई, कहीं पर एफॉरेस्टेशन की बात आ गई, तो ये भी टोपोशीट देखकर आराम से किया जा सकता है। तो दीज आर द यूजफुलनेस। लेकिन हमारा जो ये टॉपिक है तो ये इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन है टोपोशीट का। इसके अलावा हम लोग अब आते हैं थोड़ा सा इसके यानी मेन पैटर्न पर जो ICSE स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होता है। तो उसमें ये देखें कि ये टोपोशीट ICSE स्टूडेंट्स क्लास 10 के लिए जो दिया जाता है वो दो तरह का होता है। एक होता है 45D/7 और दूसरा होता है 45D/10। यह आमतौर पर राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट को लेकर बनाया गया है। तो और ये दो ही ICSE सिलेबस में इंक्लूड है, 45D/7 एंड 45D/10। दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टूडेंट्स को ये जानकारी होना चाहिए कि उसके क्वेश्चन पेपर के पहले क्वेश्चन पर टोपोशीट आता है और इसमें होता है 20 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स अगर इसको ठीक से नहीं कर पाया तो ज्योग्राफी का पेपर ही उसका स्पॉइल हो जाता है, जैसा मैंने पहले भी कहा है। और ये 20 मार्क्स में कभी कभी हो सकता है कि इसमें 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन का जो ये है सिस्टम है, आइदर इट इज़ ऑफ 1 मार्क और 2 मार्क्स। तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। हम यहाँ पर जितने भी पार्ट को दिखाए हैं, एक एक पार्ट को हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से डिस्क्राइब करेंगे और चलते हैं अब इसके हम एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं। तो मेरा जो पहला पार्ट इस वीडियो में होगा उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार और ये यहाँ पर याद दिला दूँ कि अभी तक जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन उसको मिलता रहेगा। क्योंकि नोटिफिकेशन बटन वो ऑन रखता है तो मेरे सारे वीडियोज़ उसे मिलते रहेंगे और इस तरह से उसके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होगा। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने फर्स्ट टॉपिक पर। और टोपोशीट को मैं पहले ही बोल दिया हूँ, ये टोपोशीट का टॉपिक बहुत ही लंबा है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट कर दिया है। यानी आज पहले पार्ट में हम यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। पहला चीज़ है हमारा जो हम देख रहे हैं वो है स्केल। पहला चीज़ क्या है? स्केल, जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे। अब सवाल उठता है ये स्केल कितने टाइप से होता है और ये स्केल है क्या चीज़। जैसे एक कागज़ के टुकड़े पर कोई व्यक्ति एशिया का मैप बनाता है, उतने ही बड़े कागज़ के टुकड़े पर कोई आदमी वर्ल्ड का मैप बना लेता है। और उतने ही बड़े कागज़ के टुकड़े पर कोई आदमी स्टेट का मैप बनाता है, कोई आदमी अपने डिस्ट्रिक्ट का मैप बनाता है, और उतने ही बड़े कागज़ के टुकड़े पर कोई आदमी अपने सिर्फ घर का ही मैप बना लेता है। तो कागज़ का टुकड़ा तो सेम है, लेकिन एक घर का एरिया या एक स्टेट का एरिया, एक कंट्री का एरिया, कॉन्टिनेंट का एरिया, वर्ल्ड का एरिया कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है कि पेपर तो सेम है लेकिन एरिया इतना बड़ा बड़ा कवर हो जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है हमारे स्केल के ऊपर, हम कैसा स्केल चूज़ कर रहे हैं। अगर कोई आदमी अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 फीट लेता है तो हो सकता है वो घर का मैप बनाया। अगर कोई आदमी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर लेता है तो हो सकता है कि वो स्टेट का मैप बनाए। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर लेता है ये स्केल, तो वो यानी हो सकता है कि वर्ल्ड का मैप उस पर बनाए। तो पेपर सेम रहेगा, पीस ऑफ लेंथ सेम रहेगा, लेकिन उस पर अलग अलग यानी एरिया का मैप बन जाएगा। तो ये तो एक स्केल का ये है, नॉलेज होना चाहिए। और इसीलिए हर मैप में स्केल नीचे लिखा जाता है, उसको स्केल के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो मैप पर ही हम एक जगह से दूसरी जगह का यानी जो एरिया लेंथ है, डिस्टेंस है, वो पता कर लेते हैं। लेकिन चलते हैं अपने टॉपिक पर। स्केल
कितने तरह से, स्केल को हम 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 वेज। पहला है एज ए स्टेटमेंट, बोलकर, जैसे कोई आदमी कहता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर, ये हो गया, इसको बोलते हैं एज ए स्टेटमेंट। दूसरा लीनियर स्केल और ग्राफिकल स्केल, ये आमतौर पर यानी स्केल को डिवाइड करता है, यानी इसके एक रेगुलर स्केल के ऊपर इसका लाइनिंग क्या रहता है, जिससे उसको करने में काफ़ी सुविधा होती है। लेकिन ये 2 हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं RF। हमारे सिलेबस में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी RF को कभी कभी एग्जाम में यहाँ पर RF से 3 क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RF, तो क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। दूसरा होता है RF का डेफिनेशन क्या है, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है, यानी कहा जाए तो स्केल का डेफिनेशन क्या है। सेम स्केल का डेफिनेशन पूछेगा तो भी यही लिखेंगे, और RF का डेफिनेशन पूछेगा तो भी यही लिखेंगे। RF है क्या, RF इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मैप पर जो डिस्टेंस है और ग्राउंड पर जो डिस्टेंस है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं RF, यानी इसी को हम स्केल भी कहते हैं। तो एक फार्मूला वाइज अगर इसको देखें तो RF का फार्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस ऑन द मैप एंड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, ये दूसरे स्केल से, जैसे हमने देखा कि स्टेटमेंट या लीनियर से अलग है 2-3 चीज़ के मामले में। एक्चुअली ये जो स्केल का सिस्टम है, RF सिस्टम, ये सबसे एक्यूरेट सिस्टम है। और इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर हर समय 1 रहता है और डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों का यूनिट सेम रहना चाहिए। तो अगर हम 1:50,000 कहते हैं, इसका मतलब कि दोनों सेंटीमीटर में है। या कोई आदमी, इसमें ये भी एक सुविधा है कि इसको हम किसी भी स्केल में ले जा सकते हैं। जैसे कोई आदमी यहाँ पर ये कहे कि 1 सेंटीमीटर इज टू 50,000 का 1:50,000 का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर। या कोई आदमी इसको ऐसे भी कहे कि 1 इंच इक्वल टू 50,000 इंच। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है। हमारा ये ट्रोपोसीट बना हुआ है 1:50,000 के ऊपर, यानी 1 सेंटीमीटर जो मैप पर हमें दिखाई देगा वो ज़मीन पर 50,000 सेंटीमीटर को इंडिकेट करेगा। तो इसका मतलब हमने देखा यहाँ पर कि ज्योग्राफी की जो स्केल सिस्टम है, स्केल में 3 क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन ऑफ स्केल, जिसमें हम RF वाला डेफिनेशन लिखेंगे, RF का पूछते तो यही लिखेंगे। RF का फॉर्मूला ये है, इस ट्रोपोसीट का RF क्या है, 1:50,000, और RF का फुल फॉर्म, बस इतना ही RF से क्वेश्चन आता है। तो ये था यहाँ पर कि RF के बारे में या स्केल के बारे में जानकारी। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस क्या होता है, वैसे तो सभी व्यक्ति जानता है कि डायरेक्शन 4 होता है। नॉर्थ जो ऊपर की तरफ होता है बुक में, ठीक नीचे साउथ, इसके बाद ईस्ट, हमारा राइट साइड की तरफ होता है ईस्ट, और लेफ्ट साइड की तरफ होता है वेस्ट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन है। अब इसके बाद देखते हैं कि यदि किसी को पूछे कि ये कौन सा डायरेक्शन है तो बोलेगा नॉर्थ साउथ। लेकिन अगर एग्जैक्टली नॉर्थ में वो चीज़ नहीं है, एग्जैक्टली साउथ में नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो पोजीशन आता है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो पोजीशन आएगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट। उसी तरह साउथ और ईस्ट के बीच में जो आएगा वो होगा साउथ ईस्ट। ठीक उसी तरह अगर साउथ और वेस्ट के बीच में आएगा तो होगा साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगा तो होगा नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से जो पहले 4 था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अब 8 बन गया। क्या 8 बन गया, 4 के अलावा नॉर्थ ईस्ट बन गया, साउथ ईस्ट बन गया, साउथ वेस्ट बन गया, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट बन गया, तो 8 बन गया। अब इस 8 से भी अगर एक्यूरेट पोजीशन हम किसी चीज़ का बताना चाहते हैं तो 16 मैंने बना दिया है यहाँ पर 16। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में यदि कोई पोजीशन है तो कहलाएगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में है तो कहलाएगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। पहले सिंगल वाला लिखते हैं फिर डबल वाला, याद रखना चाहिए। जैसे यहाँ ईस्ट है और यहाँ साउथ ईस्ट है, तो पहले ईस्ट लिखाएगा फिर साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, पहले सिंगल वाला फिर डबल वाला हर समय। जैसे साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में पहले सिंगल, साउथ, फिर साउथ ईस्ट, साउथ, तो साउथ साउथ ईस्ट। इस तरह से 16 डायरेक्शन बन जाता है। ट्रोपोसीट में वैसे ऐसी सिलेबस में 8 डायरेक्शन से भी काम चल जाता है, बट स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर वो 16 और 16 डायरेक्शंस अगर उसे अच्छी तरह समझा हुआ है तो वो 16 डायरेक्शन को फॉलो करे तो और ज़्यादा एक्यूरेट पोजीशन उसको आ सकता है। तो इन दिस वे वी हैव सीन रिगार्डिंग द डायरेक्शन। क्वेश्चन कैसे आता है,
जैसे एक गांव का दूसरे गांव से पूछ दिया कि डायरेक्शन क्या है। अब एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें कि हमारा ए एक विलेज है और दूसरा विलेज बी है, और अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए से बी का डायरेक्शन क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट। अगर पूछे कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी, तो ये क्या होगा, साउथ वेस्ट। तो इस तरह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस का डायरेक्शन वहाँ पर पूछा जाता है, ये लगभग हर एक एग्ज़ाम में। क्योंकि मैं वहाँ पर इस टॉपोशीट में उसी टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ जो टॉपिक लगभग हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही कॉमन है, हर एक एग्ज़ाम में आता है। इसीलिए जो चीज़ में समझाया जा रहा है वो एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तुम्हें बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये हो गया डायरेक्शन के ऊपर हमारा जो डिस्क्रिप्शन था। अब चलते हैं 4 फिगर ग्रिड। 4 फिगर ग्रिड और 6 फिगर ग्रिड, ये दोनों तो आज तक ICSE का कोई एग्जाम ही नहीं हुआ जिसमें 4 फिगर ग्रिड और 6 फिगर ग्रिड के ऊपर क्वेश्चन ना हो। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझ लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक टॉपोशीट खुद ही ड्रॉ कर लिया है। और इस टॉपोशीट में इससे पहले कि हम 4 फिगर ग्रिड समझें, हमें इसके बारे में थोड़ा सा पहले जानकारी चाहिए। जानकारी ये है यहाँ पर कि ये जितना भी हम लोग लाइन देख रहे हैं, एक है यहाँ पर वर्टिकल लाइंस, ये दीज आर द वर्टिकल लाइंस जो तुम देख रहे हो, वर्टिकल लाइंस, और एक है हॉरिजेंटल लाइंस, हॉरिजेंटल लाइंस। तो ये जितने भी वर्टिकल लाइंस हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है 9, 10, 11, 12, मैंने वर्टिकल लाइंस का नंबर लिख रखा है। तो ये वर्टिकल लाइंस वाले जो नंबर हैं, 9, 10, 11, 12 से लेकर 19 तक वाला, ये जो है इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग्स। और जो हमारा हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन का नंबर मैंने क्या लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। तो ये जो हमारा 1, 2, 3 यानी हॉरिजेंटल लाइन्स वाला नंबर है, इसको बोलते हैं नॉर्दिंग्स। स्ट्रिंग्स और नॉर्दिंग्स का क्लियर कॉन्सेप्ट होने के बाद ही 4 फिगर 6 फिगर का ग्रिड के बारे में समझा जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि किसी भी प्लेस का हम 4 फिगर कैसे निकालते हैं। सपोज यहाँ पर ए एक प्लेस है, ए जो मैंने यहाँ लिख रखा है ए, तो ए का 4 फिगर क्या है, ये ए कहाँ पर है, ये पहले देखते हैं। स्ट्रिंग्स में, स्ट्रिंग्स में 11 और 12 के बीच में है, तो हमको लेना है पहला वाला 11, लिख दिया 11। और इधर हॉरिजेंटल वाला हम देखो किसके किसके बीच में है, ये 4 और 5 के बीच में है, 4 नंबर और 5 नंबर लाइन के बीच में है। तो पहले वाला लेना है, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ पहला वाला। तो क्या लेना है हमको, 4। तो यहाँ पर हो गया जो 11 और 12 के बीच में था ये ए, तो 11 लिया, और 4, 5 के बीच में था तो 4 लिया, यानी दोनों पहला वाला लेना है। तो यहाँ 11, यहाँ 04, तो इसका 4 फिगर ए का क्या बन गया, 1104। सिमिलरली अगर हम बी को देखें तो कितना आसान तरीका है। बी किसके बीच में है, स्ट्रिंग्स में 15 और 16 के बीच में, तो पहला वाला लेना तो 15 लिख दिया। फिर इसके बाद बी जो है वो नॉर्दिंग्स में लेना है, 5 और 6 के बीच में है, तो पहला वाला लिखना है तो 5 लिख दिया, तो 1505 ये इसका 4 फिगर ग्रिड हो गया। उसी तरह सी का भी मैंने समझा है, सी में भी यहाँ पर 14 और 15 के बीच में है तो 14 लिखेंगे, और फिर ये 2 और 3 के बीच में है तो 2 लिखेंगे, तो इस तरह से 1402 इसका 4 फिगर ग्रिड हो गया। तो कोई भी स्टूडेंट जब 4 फिगर ग्रिड अच्छी तरह समझ जाता है तो उसको 6 फिगर ग्रिड समझने में बहुत बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि 6 फिगर ग्रिड बिना 4 फिगर ग्रिड के हो ही नहीं सकता। तो 4 फिगर ग्रिड मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट अच्छी तरह समझ गया है। तो अब मैं 6 फिगर ग्रिड पर आता हूँ। और 6 फिगर ग्रिड क्या है, कैसे निकालें 6 फिगर ग्रिड। मान लेते हैं हम एक का ही 6 फिगर ग्रिड निकालने जा रहे हैं, तो 6 फिगर ग्रिड निकालने के लिए सबसे पहले हमको 4 फिगर निकालना पड़ेगा। तो 4 फिगर जैसा हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ है, इसका 1104, तो मैंने लिख दिया 1104। यहाँ पर मैंने एक गैप रखा है, 11 गैप 04 गैप, क्योंकि इस गैप में हमको एक एक नंबर भरना है, तो हो जाएगा 6 फिगर। अभी 4 फिगर में है, तो क्या होगा। अब इसका तरीका क्या है 6 फिगर का, मेरे समझ से सबसे आसान तरीका है कि ये जो 2 स्ट्रिंग्स या 2 नॉर्दिंग्स के बीच में जो गैप है, वो गैप टॉपोशीट में 2 सेंटीमीटर का होता है। सबसे आसान तरीका 6 फिगर ग्रिड निकालने का मैं समझा रहा हूँ कि ये जो 2 स्ट्रिंग्स है या जो 2 नॉर्दिंग्स है, इसके बीच में डिस्टेंस होता है वो होता है 2 सेंटीमीटर का। 2 सेंटीमीटर का मतलब होता है 20 mm। 2 सेंटीमीटर मतलब 20 mm। तो अब यहाँ पर हम लोग डाल दिया अपने स्केल को, यहाँ पर सबसे आसान तरीका स्केल से कर लेना। स्केल यहाँ पर रख दिया
और यहाँ पर इसको देख लिया कि ये 2 सेंटीमीटर एंड 20 mm का यहाँ पर गैप है। अब 2-2 mm पर हम यहाँ पर बिंदी लगाना शुरू कर देंगे। तो अगर हम 2-2 पर बिंदी लगाना शुरू कर दिया या बिंदी नहीं भी लगाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा लाइन है वो किस कैमा लाइन से कॉन्साइड कर रहा है। तो अगर हम देख रहे हैं कि ये हमारा छठा लाइन से कॉन्साइड कर रहा है, ये जो 20 ठो लाइन है इस बीच में 20 ठो लाइन जो हम लोग डालेंगे यहाँ पर ना स्केल में रहेगा ना 20, तो वो ये वाला पॉइंट हमको कितना से कॉन्साइड कर रहा है, मान लेते हैं ये छठा से कॉन्साइड कर रहा है, तो जितना से कॉन्साइड कर उसका हाफ कर देना। 6 रहेगा तो 3, 8 रहेगा तो 4, 10 रहेगा तो 5, अगर 12 रहेगा तो 6, ऐसे उसको हाफ कर देना। तो ये मान लेते हैं 3 से कॉन्साइड कर 6 से कॉन्साइड कर रहा है, छठा लाइन से स्केल का छठा जो छोटा डिवीज़न है उससे कॉन्साइड कर रहा है, तो 6 को 2 से डिवाइड हो जाएगा 3, तो तुम पहला यहाँ पर लिख दोगे, ये हो जाएगा 3। इसके बाद दूसरा, अब क्या करेंगे, फिर इसी चीज़ को इसमें डालेंगे। तो इसको भी इसी तरह क्या करेंगे, स्केल रख देंगे, 20 ठो डिवीज़न है यहाँ पर, 20 mm का है ये, और यहाँ पर देखेंगे ये अब किसके साथ कॉन्साइड कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पर 4 के साथ कॉन्साइड कर रहा है, तो 4 के साथ कॉन्साइड करेगा तो 4 का हाफ कर देंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो जितना से ये कॉन्साइड करता है वो चीज़ यहाँ पर मेनली देखने का होता है, इधर से भी और इधर से भी कितना से कॉन्साइड कर। इधर सपोज यहाँ पर हमने देखा कि ये 6 से कॉन्साइड करता है तो 3 लिखना है, और इधर मान लेते हैं 10 से कॉन्साइड करता है तो 5 लिखना है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 5, और इस तरह से 6 पीरियड कंप्लीट हो गया। तो फिर मैं एक बार और एग्जांपल देता हूँ नंबर बी का। ये बी का 6 पीरियड क्या होगा, तो बी का पहले 4 फिगर लिखो। 4 फिगर क्या हमने बताया था, 1505, 1505 लिखा रखा हुआ है यहाँ पर मैंने पहले से ही। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग 10 पार्ट्स में यानी डिवाइड करना है हमको। तो मतलब हम स्केल रख दिए हैं, तो स्केल के साथ ये सपोज करो ये हमारा 18 के साथ कॉन्साइड कर रहा है, क्योंकि 20 पार्ट्स होगा ना स्केल पर, 2 सेंटीमीटर 20 mm होगा। तो ये जितना से मान लेते हैं कि ये हमारा 18 से करता है, तो 18 को हाफ कर देंगे तो हो गया 9। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया 9, ये हो जाएगा 9। फिर इसके बाद इधर वाला में आएंगे, तो इधर वाला में क्या होगा, ये सपोज करते हैं अगर हमारा 20 पार्ट्स है, इधर से हम लोग डाल दिया ये वाला, तो ये अगर डाला तो ये हमारा अगर डिवाइड कर दिया, ये भी 18 से आ रहा है, तो यहाँ पर फिर 18/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 9। इस तरह से ये 6 हो जाएगा 159059। इसी तरह सी के साथ भी करेंगे। तो ये एक तरीका है करने का 6 फिगर, यानी स्केल रखकर 20 mm में से जितना से कॉन्साइड करेगा उसको 2 से डिवाइड करके लिख देंगे। लेकिन याद रहे कि पहले लिखा जाता है इसमें नॉर्दिंग, यानी स्टिंग्स के साथ नॉर्दिंग का सब डिवीज़न और नॉर्दिंग के साथ स्टिंग का सब डिवीज़न लिखा जाएगा। यानी जब हम लोग 4 फिगर लिख लेंगे ये गैप देकर, तो पहले हमको हॉरिजेंटल लाइन का डिवीज़न लिखना है, फिर वर्टिकल लाइन का डिवीज़न लिखना है। इसमें स्टूडेंट काफ़ी भूल करता है, तो इस चीज़ को हमें अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। ये था 6 फिगर ग्रेड निकालने का तरीका, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये दोनों चीज़। इसके बाद मैं चलता हूँ अपने 5वें टॉपिक पर, और हमारा 5वां टॉपिक है डिस्टेंस फाइंड करना। कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं, मैप पर एक जगह से दूसरी जगह कैसे पता करेंगे कि एक प्लेस है, मान लो तो एक विलेज है के और दूसरा विलेज मैंने लिख रखा है एम, तो ये के और एम का डिस्टेंस क्या है। वैसे तो टोपोशीट में दो तरह से हम लोग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। एक होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग यहाँ पर क्रो फ्लाइज मेथड भी कहते हैं। क्रो फ्लाइज मेथड से आमतौर पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेज को मेजर किया जाता है। और दूसरा होता है थ्रेड मेथड। तो थ्रेड मेथड में क्या होता है, जैसे कोई टेढ़ा मेरा रास्ता है, रोड है, रिवर के थ्रू जाना है, कैनाल बना हुआ है, तो कहेगा कि यहाँ से वहाँ पर इस रोड से जाओगे तो क्या डिस्टेंस होगा। या अगर कोई आदमी एरियल डिस्टेंस देखे तो वो होता है क्रो फ्लाइज। तो 2 मेथड हो गया, क्रो फ्लाइज मेथड, दूसरा हो गया थ्रेड मेथड। क्रो फ्लाइज मेथड में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेज, और थ्रेड मेथड में कर्व्ड रोड, रिवर और कैनाल जैसी चीज़ों से हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। तो तरीका क्या है देखते हैं। पहले क्रो फ्लाइज मेथड। क्रो फ्लाइज मेथड का तरीका है, अगर तुमको के से लेकर और एम का डिस्टेंस निकालना है तो सीधा स्केल डाल दो या फिर डिवाइडर को यहाँ पर डाल दो, और जितना सेंटीमीटर यहाँ पर होता है, मान लेते हैं यहाँ पर तुमको हो गया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हो गया तो तुम क्या करोगे, 10 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे। तुमको लिखना होगा डिस्टेंस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10/2 कर देंगे तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 10/2 इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो ये हो गया क्रो फ्लाइज मेथड में। लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर थ्रेड मेथड ही पूछता है, क्योंकि इसमें कर्व सरफेस ही दिया रहता है। तो थ्रेड मेथड क्या चीज़ है,
थ्रेड मेथड में जैसे जैसे सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन के एंड एम बाय दिस मेटल रोड, ये मेटल रोड है, हमको के से एम पर ये पक्का सड़क से यहाँ पर आना है। तो क्या करेंगे, एक थ्रेड ले लेंगे और थ्रेड के एक एंड पर, एक छोर पर एक गांठ बांध देंगे। उस गांठ को हम यहाँ पर रख दिया जहाँ से स्टार्ट हुआ है, और जैसे जैसे ये रोड है उसी तरह इसके ऊपर थ्रेड भी ऐसे ऐसे एकदम पूरा इस पर बिछा देंगे। जैसे जैसे रोड गया वैसे ही थ्रेड बिछा दिया, यहाँ तक आ गया। अब जहाँ पर लास्ट आया वहाँ पर इंक से मार्क कर देंगे, या सावधानीपूर्वक उसको क्या करें, वहाँ भी एक गांठ बना देंगे। अब उसको पूरा सीधा कर, उसको उठा लेंगे, उठाने के बाद उसको पूरा सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद अब उसको स्केल से माप लेंगे कि कितना सेंटीमीटर का वो हुआ, कितना सेंटीमीटर का वो थ्रेड हमारा हुआ। पूरा स्केल पूरा सीधा थ्रेड करने के बाद मान लेते हैं कि वो 20 सेंटीमीटर का हुआ। अगर डिस्टेंस मैप पर 20 सेंटीमीटर है तो उसको किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20/2 किलोमीटर, यानी इक्वल टू 10 किलोमीटर। 20/2 कर देंगे तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस भी आराम से निकाल सकते हैं, दोनों मेथड में से ज़्यादातर थ्रेड मेथड का। तो कैसे हुआ थ्रेड मेथड, एक थ्रेड लेंगे, एक एंड पर एक नॉट बना देंगे, गांठ बांध देंगे और इसके एक एंड पर रख देंगे। फिर जैसे जैसे ये गया हुआ है वैसे वैसे उसको इस पर बिछा देंगे, और फिर लास्ट में जहाँ पर आएगा वहाँ पर किसी इंक से मार्क कर लेंगे, और फिर अब इसको पूरा उठा लिया। उठाने के उसको सीधा एकदम सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद स्केल से माप लेते हैं। माप लेने के बाद जितना आएगा, सपोज करते हैं 20 सेंटीमीटर आता है तो उसको बाई 2 कर देंगे तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर 20 सेंटीमीटर का लेंथ का अगर कोई होगा थ्रेड, तो हमको वो लेंथ कितना होगा एक्चुअल ज़मीन पर, 10 किलोमीटर। तो ये तरीका इसी तरह हमको लिखना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है, डिस्टेंस इक्वल 20 सेंटीमीटर, 20/2 किलोमीटर, दैट इज 10 किलोमीटर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस तरह से आज मैंने इस वीडियो में जो हमारा 5 इंपॉर्टेंट चीज़ था, स्केल, डायरेक्शन, 4 फिगर ग्रिड, 6 फिगर ग्रिड और डिस्टेंस के बारे में जानकारी दे दी है। इसका दूसरा पार्ट जो होगा वो हमारे दूसरे वीडियो में होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे पार्ट डिस्कस करने बाकी हैं और वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट कर दिया है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स को बस इतने का प्रैक्टिस करना चाहिए, और हमारे नेक्स्ट वीडियो का टोपो शीट पर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका इंतज़ार करना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।